नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा चुनाव के नतीजों में बीजेपी की तीसरी बार जीत हुई है, जबकि कांग्रेस को करारा झटका लगा है। हालांकि हर एग्जिट पोल, यहां तक कि गोदी मीडिया के पोल और एग्जिट पोल भी कांग्रेस को जिता रहे थे। इसके बीच अब राहुल गांधी का गुस्सा स्थानीय नेताओं पर निकला है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक हार के बाद आज कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं पर गुस्सा जाहिर किया और कहा कि उन्होंने निजी हितों का ज्यादा तवज्जो दी। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर है, जिसमें पार्टी के नेतृत्व के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये बैठक बेनतीजा खत्म हुई। सूत्र बताते हैं कि हार के मंथन के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बैठक में राहुल ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राहुल गांधी स्थानीय और स्टेट लीडरशिप पर ज्यादा नाराज नजर आए। कांग्रेस पार्टी की ये मीटिंग ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली, आधे घंटे में ही खत्म हो गई। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हार के कारणों पर चर्चा की गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के मतभेदों पर अजय माकन ने कहा कि हार के बहुत सारे कारण हैं, जो चुनाव आयोग से लेकर नेताओं के मतभेद तक हैं। इन्हीं सभी कारणों पर चर्चा हुई और आगे भी चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को इनमें से 6 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। इसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन गुरुवार को अखिलेश यादव ने गठबंधन जारी रहने की बात कहकर इन आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन मौजूद होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव में एक बड़ा सियासी खेल देखने को मिल गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 4 निर्दलियों का समर्थन हासिल हो गया है। उस समर्थन की वजह से अब बिना कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। ये मायने रखता है क्योंकि अभी तक तो कम सीटें जीतकर भी कांग्रेस की जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ हिस्सेदारी रहने वाली थी और बड़ी बड़ी मांगे रहती, लेकिन अब वैसा नहीं होगा। पार्टी को प्यारेलाल शर्मा, सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, रामेश्वर सिंह का समर्थन हासिल हो गया है। इन चारों निर्दलियों ने ऐलान कर दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का समर्थन करने वाले हैं। उस समर्थन की वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपने दम पर 46 विधायकों का समर्थन हासिल हो गया है, यानी कि बिना कांग्रेस के भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिल गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को बताया कि उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री चुनने और गठबंधन में शामिल दलों के साथ बैठक करने को लेकर न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि कल बैठक होगी। सीएम पद को लेकर भी जल्द ही दावेदारी पेश होगी। देश में पिछले कुछ सालों में जातीय जनगणना की मांग जोर शोर से हुई है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने जातीय जनगणना कराने को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरा हुआ है। बीजेपी के कई सहयोगी जैसे चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जेडीयू तो पहले ही जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। अब एक और बीजेपी का साथी इसके पक्ष में उतर आया है। अब मोदी सरकार में मुख्य सहयोगी टीडीपी ने कहा है कि जातीय जनगणना की जानी चाहिए। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में इस सवाल के जवाब में कि क्या देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। इसे लेकर समाज में एक सेंटिमेंट है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नायडू ने कहा कि जब आप जातीय जनगणना करते हैं तो आप आर्थिक विश्लेषण करते हैं और आप स्किल सेंसस करते हैं। नायडू ने कहा कि आप ऐसा इसलिए करते हैं कि कैसे चीजों को बनाया जाए और आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए। इस सवाल के जवाब में कि क्या जातीय जनगणना की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हाँ, इस भावना का सम्मान करना होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। नायडू ने कहा कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भले ही आप कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो समाज आपकी इज्जत करेगा। अगर आप ऊंची जाति से हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। नायडू ने कहा कि पैसा संतुलन बनाने वाला कारक है और यहीं पर आपको संतुलन बनाना होगा। बता दें, राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब नायडू ने भी राहुल के सुर में सुर मिला दिए हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी सरकार नायडू और नीतीश की बैसाखियों पर ही चल रही है। उनका बोलना मोदी सरकार को हिला देगा। क्या हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हर जगह इस बात पर चर्चा चल रही है
कि हो सकता है कि बीजेपी नायब सिंह सैनी को शिवराज वाला हाल कर दे। हालांकि शिवराज सैनी से बड़े नेता थे। इस बीच नायब सैनी लगातार दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मोदी से मुलाकात की है, जिसके बाद और कयास लगाए जाने लगे हैं। उसके बाद सैनी के बयान ने और सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की तारीख पूछे जाने पर जो जवाब दिया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, ये संसदीय बोर्ड तय करेगा, मेरी ड्यूटी थी वो मैंने कर दिया है। हमारे ऑब्जर्वर्स आएंगे, विधायक दल अपना नेता चुनेगा, हमारे यहाँ सब कुछ क्लियर है। जो संसदीय बोर्ड फैसला लेता है वो सर माथे लगाएंगे। संसदीय बोर्ड का फैसला सर्वमान्य होगा। हालांकि चुनाव के दौरान अमित शाह से लेकर बाकी नेता भी सैनी का नाम आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब नहीं। हालांकि अनिल विज तो चुनाव के दौरान ही सीएम पद पर बार बार खुलकर दावा ठोक रहे थे। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद पहले तो कांग्रेस ने नतीजों में धांधली की बात कही और ईवीएम से खिलवाड़ की आवाज उठाई। कई वकीलों ने ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाई। इस बीच अब मोदी का साथ देते रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एस जगनमोहन रेड्डी ने भी बैलेट पेपर की आवाज उठा दी है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र को न केवल कायम रखने बल्कि उसे फलने फूलने का एकमात्र तरीका पेपर बैलेट की ओर वापस जाना है। एक और चुनाव परिणाम ने लोकप्रिय धारणा को झकझोर दिया है। हरियाणा चुनाव परिणाम आंध्र प्रदेश से अलग नहीं है, जिस पर अदालतों में मामले लंबित हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में लोकतंत्र न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि उसे फलते फूलते भी देखना चाहिए। दोनों को सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका पेपर बैलेट की ओर वापस आना है। देश के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। बुधवार रात 86 वर्ष की आयु में टाटा समूह के पितामह का मुंबई में निधन हो गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी और रतन टाटा की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर भी शेयर की। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर अमेरिका ने शोक जताया। भारत में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम दिग्गज उद्योगपति, एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और नेशनल आइकॉन के निधन पर शोकमय हैं। इनोवेशन और परोपकार के प्रति रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। हम उनके परिवार, दोस्तों और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट ने कहा है कि इजरायल के हवाई हमले में सेंट्रल गजा के दीर अल बलाह में स्थित स्कूल पर हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। अभी तक इजरायली सेना ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाल के महीनों में गजा में स्थित कई स्कूलों पर हमला किया गया है। इजरायली सेना कहती रही है कि स्कूलों का इस्तेमाल हमास कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी विदेश मंत्री एक क्षेत्रीय दौरे पर हैं। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य गजा पट्टी और लेबनान पर इजरायली हमलों को समाप्त करने के तरीके खोजना है। वो सऊदी अरब की यात्रा पूरी करने के बाद कल देर रात कतर पहुंचे। यहाँ उन्होंने युद्ध को लेकर बैठकें की हैं। 22 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर चुके टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 38 साल के स्पेनिश खिलाड़ी नडाल इस साल नवंबर में होने वाले डेविस कप फाइनल्स में आखिरी मुकाबला खेलेंगे। एक वीडियो संदेश में नडाल ने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने जा रहा हूं। बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ देश भर में हुए प्रदर्शन के दौरान अपनी चुप्पी पर बिना शर्त माफी मांगी। शाकिब अल हसन के माफी मांगने के बाद उनका बांग्लादेश में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना पक्का हो सकता है। ये मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। शाकिब अल हसन ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्रों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने बलिदान दिया है। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो भेदभाव विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शहीद हो गए। बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन का समर्थन न करने की वजह से शाकिब अल हसन की काफी आलोचना हुई थी। हाल में भारत में टेस्ट सीरीज खेलने आए हसन अब तक 71 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो वो अपना आखिरी टेस्ट मैच बांग्लादेश में खेलना चाहेंगे।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।